Hello everyone, welcome to our channel Law and Knowledge. If you like our videos, then please do like, share and subscribe our channel. You can also follow us on Instagram and Telegram, the link of which is given in the description box below. Today in this video, we will discuss about the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. हम लोग इस एक्ट के ऊपर एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि MP, ATPO और अदर लॉ एग्ज़ाम्स के लिए बनाई जा रही है और यहाँ हम लोग सारे सेक्शंस को कवर करेंगे और सीरीज़ एंड होने के बाद हम लोग इसके ऊपर एक MCQ की वीडियो भी लाएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ओके, इस एक्ट में टोटल 37 सेक्शंस है और 5 चैप्टर्स में ये कवर्ड किया गया है। तो हम लोग सारे सेक्शंस को और चैप्टर को कवर करेंगे सीरीज वाइज। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं कि एक्ट में क्या दिया है। An act to provide for more effective protection of the right of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind, okay, occurring within the family and for matters concerned therewith or incidental thereto. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो वीमेन डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है उनके लिए ही बेसिकली इस एक्ट को बनाया गया है। ओके, नाउ दिस इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया enacted to protect women from domestic violence. It was brought into force by the Ministry of Women and Child Development on 26th of October 2006. तो चलिए इसका चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में दिया है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद सबसेक्शन 1। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसका मतलब ये है कि इस एक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। Moving to subsection 2, it extends to the whole of India. यहाँ पे जो except the state of Jammu and Kashmir है वो नहीं होगा। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि आर्टिकल 370 रिपील होने के बाद each and every act passed by the Parliament of India extends to the whole of India। यानी कि इंडिया में जहाँ कहीं भी ये डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ केस होगा, कुछ भी होगा, तो वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत उसके ऊपर आप कोई भी कंप्लेन कर सकेंगे। ठीक है, होल ऑफ इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल है। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू सबसेक्शन 3। ओके, it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा जो कि ऑफिशियल गैजेट में दिया जाएगा बताएगा कि ये एक्ट कब फोर्स में आएगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये एक्ट ऑलरेडी इन्फोर्स्ड है और कब इन्फोर्स्ड हुआ था? 26 ऑफ अक्टूबर 2006 को ये एक्ट इन्फोर्स हुआ था। ये MCQ के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये एक्ट इन्फोर्स कब हुआ था। Okay, so please keep it in mind. This act was enforced on 26th of October 2006. Now, moving on to subsection 2, the definitions part. Okay, in this act, unless the context otherwise requires, subsection A, aggrieved person. Now, aggrieved person means any woman who is or has been in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any kind of domestic violence by the respondent। तो गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे aggrieved person में सिर्फ और सिर्फ वुमेन को इंक्लूड किया है। ओके, जो कि एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थी
या फिर है with the respondent and the aggrieved person alleges to have been subjected to any kind of domestic violence by the respondent. ओके तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि एग्रीव्ड पर्सन के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है, तो आपका आंसर होगा वुमेन को इंक्लूड किया गया है. ओनली एंड ओनली वुमेन को एग्रीव्ड पर्सन के अंदर इंक्लूड किया गया है. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सबसेक्शन दैट इज बी, चाइल्ड. Child means any person below the age of 18 years and includes any adopted step or foster child. इसका मतलब ये है कि चाइल्ड के डेफिनेशन में यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया है चाइल्ड का, उसके अंदर कोई भी पर्सन जो कि 18 इयर्स के नीचे है, ओके, बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, वो चाइल्ड माना जाएगा. और कोई भी एडॉप्टेड स्टेप और फॉस्टर चाइल्ड हो वो भी चाइल्ड के डेफिनेशन में कवर होगा. ओके मूविंग ऑन टू सबसेक्शन सी, कंपेंसेशन ऑर्डर. कंपेंसेशन ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर granted in terms of section 22. Section 22 means the section 22 of this very act, which we will cover in our following series. Okay, now moving on to subsection D, that is custody order. Custody order means an order granted in terms of section 21. तो ये section 21 मतलब ये है कि इसी एक्ट के सेक्शन 21 के अंदर जो ऑर्डर ग्रांट किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कस्टडी ऑर्डर. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सबसेक्शन दैट इज सबसेक्शन ई. ओके डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट. नाउ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन रिसीप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम एन एग्रीव्ड पर्सन. तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब ये है कि एक रिपोर्ट जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी कंप्लेंट आता है तो उसके तहत कोई जो रिपोर्ट बनता है, एक जो रिपोर्ट बनता है, और वो कंप्लेंट कौन करेगा, एग्रीव्ड पर्सन करेगा. तो उसी रिपोर्ट को हम लोग डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सबसेक्शन दैट इज एफ, domestic relationship. Now domestic relationship means a relationship between two persons who live or have at any point of time lived together in a shared household. This is important, okay, lived together in a shared household when they are related to consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or are family members living together as a joint family. ओके तो हम लोग बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब कि ऑफ कोर्स दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स जो कि रहते हैं या फिर पहले रह चुके हैं एक शेयर्ड हाउस होल्ड में. ठीक है, दोनों एक साथ एक हाउस होल्ड में रहते थे एंड वे आर रिलेटेड बाय कॉन्संग्यूनिटी, मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज. ओके तो इसके तहत हम लोग लिव इन को भी कवर कर सकते हैं. ओके एडॉप्शन और आर फैमिली मेम्बर्स लिविंग टुगेदर एज जॉइंट फैमिली. ऑफ कोर्स डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो फैमिली मेम्बर्स के द्वारा भी किया जा सकता है. तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स लिविंग टुगेदर इन अ जॉइंट फैमिली को भी इंक्लूड किया गया है. ओके दिस ऑल थिंग्स constitute a domestic relationship. Okay, now moving on to our next subsection, that is subsection G, that is domestic violence. Now domestic violence has the same meaning as assigned to it in section 3. तो section 3 भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत ही इलेबोरेटली डिस्कस किया गया है. Okay, we will read that in our following series. Now moving to our next subsection, that is subsection H. Now dowry. Dowry shall have the same meaning as assigned to it in section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961. तो डाउरी का मतलब सेम होगा जो कि सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर दिया गया है. तो ये भी एक सवाल यहाँ से बन सकता है कि डाउरी का डेफिनेशन इस एक्ट में किस एक्ट के तहत सिमिलर होगा. ओके
then you have to give the answer as Section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961. Okay, I hope यहाँ तक आप सबको क्लियर है सब कुछ. So moving on to our next subsection, that is subsection I. यहाँ पे 2. Okay, 2I, magistrate. Magistrate means the judicial magistrate of first class, or as the case may be, metropolitan magistrate, exercising jurisdiction under the Code of Criminal Procedure 1973 in the area where the aggrieved person resides temporarily or otherwise, or the respondent resides, or the domestic violence is alleged to have taken place. So according to this section, magistrate means the judicial magistrate of the first class and the metropolitan magistrate. इसका मतलब है कि इस एक्ट के तहत जो कॉग्नाइजेंस है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही ले सकते हैं कॉग्निजेंस. ओके, लेकिन उनका जुरिस्डिक्शन होना पड़ेगा किस जगह का? इन द एरिया वेयर द एग्रीव्ड पर्सन रिसाइड्स टेम्पोररीली. एग्रीव्ड पर्सन जहाँ पे टेम्पोररीली रिसाइड करता है, और अदरवाइज द रिस्पोंडेंट रिसाइड्स, और यानी जहाँ पे रिस्पोंडेंट रहता है, और द डोमेस्टिक वायलेंस इज एलिज्ड टू हैव टेकन प्लेस, यानी कि जिस जगह पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था उस जगह का जुरिस्डिक्शन. ओके, जिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट पास होगा वही इस केस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं. Now moving on to our next subsection, that is J. 2J, medical facility. Medical facility means such facility as may be notified by the state government to be a medical facility for the purposes of this act. इसका मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर किसी मेडिकल फैसिलिटी को नोटिफाई करता है इस एक्ट के पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेडिकल फैसिलिटी. नेक्स्ट सबसेक्शन, दैट इज 2K, मॉनिटरी रिलीफ. नाउ मॉनिटरी रिलीफ मीन्स द कंपेंसेशन which the magistrate may order the respondent to pay to the, of course, aggrieved person at any stage during the hearing of an application seeking any relief under this act to meet the expenses incurred and the losses suffered by the aggrieved person as a result of the domestic violence. इसका मतलब है कि monetary relief का मतलब है क्या? Compensation, जो रिस्पोंडेंट को पे करना पड़ेगा एग्रीव्ड पर्सन को, और मैजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज में, हियरिंग के किसी भी स्टेज में उसको ऑर्डर कर सकते हैं मॉनिटरी रिलीफ देने के लिए. ठीक है, और जो एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द लॉसेस सफर्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, वो सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस भी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं रिस्पोंडेंट को कि आपको ये सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस एग्रीव्ड पर्सन को पे करना होगा. ठीक है, एज अ कंपेंसेशन. Okay, now moving on to our next subsection, that is 2L, notification. Notification means a notification published in the official gazette and the expression notified shall be construed accordingly. तो नोटिफिकेशन का मतलब ये होगा कि जो ऑफिशियल गैजेट में आएगा उसको हम लोग नोटिफिकेशन बोलेंगे, और जो ऑलरेडी आ चुका होगा गैजेट में उसको हम लोग नोटिफाइड बोलेंगे, यानी कि पास्ट टेंस जो ऑलरेडी आ चुका है. ओके, 2M, prescribed. Now prescribed means prescribed by the rules made under this act. Okay, इस एक्ट के तहत कुछ रूल्स बनाए गए हैं तो उस रूल को ही prescribed में डिफाइन किया गया है. ओके, उस रूल को ही हम लोग prescribed बोल रहे हैं. ओके, now moving on to our next subsection, that is 2N, protection officer. Protection officer means an officer appointed by the state government under subsection 1 of section 8. That means जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ
द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. इसको हम लोग आगे के सीरीज में कवर करेंगे, सेक्शन 8. ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट subsections. Okay, 2O, protection order. Protection order means an order made in terms of section 18. जी, सेक्शन 18 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत जो ऑर्डर बनेगा उसको हम लोग प्रोटेक्शन ऑर्डर बोलेंगे. ओके, 2P, रेसिडेंस ऑर्डर. रेसिडेंस ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर granted in terms of subsection 1 of section 19. Same thing, subsection 1 of section 19 of the Domestic Violence Act 2005 के तहत जो ऑर्डर ग्रांट किया जाएगा उसको हम लोग रेसिडेंस ऑर्डर बोलेंगे. ओके, वी विल कॉल इट एज रेसिडेंस ऑर्डर. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सबसेक्शन, दैट इज Q, 2Q, respondent. Respondent means any adult male person who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under this act. So respondent का मतलब है, again यहाँ पे देखिए बहुत ही specifically mention किया गया है. Respondent means any adult male person जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है या फिर था, किसके साथ? एग्रीव्ड पर्सन के साथ, और एग्रीव्ड पर्सन ने उसके अगेंस्ट रिलीफ क्लेम किया है इस एक्ट के तहत. तो एग्रीव्ड पर्सन में हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ वुमेन को एग्रीव्ड पर्सन माना गया है, और रेस्पोंडेंट के डेफिनेशन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे एक एडल्ट मेल पर्सन को ही रेस्पोंडेंट माना गया है. ओके, यहाँ पे एक प्रोवाइजो भी है. Provided that an aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of marriage may also file a complaint against a relative of the husband or the male partner. ये important है कि जो फीमेल है या फिर वाइफ है वो हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है. ओके, now next subsection is service provider. Service provider means an entity registered under subsection 1 of section 10. So again, subsection 1 of section 10 के तहत जो entity registered किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? Service provider. Okay. 2S, shared household. Shared household means a household where the person aggrieved lives or at any stage has lived in a domestic relationship. Okay, domestic relationship either singly or along with the respondent, and includes such a household whether owned or tenanted either jointly by the aggrieved person and the respondent, or owned or tenanted by either of them, in respect of which either the aggrieved person or the respondent or both jointly or singly have any right, title, interest or equity, and includes a household which may belong to the joint family of which the respondent is a member, irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has any right, title और इंटरेस्ट इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड. तो इसका एक बेसिक सा मतलब है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वो रेस्पोंडेंट के साथ रहता है या रहती थी और डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थी, और आइदर इट द हाउसहोल्ड वाज ओन्ड और टेनेंटेड, मतलब कि किराए पे रहते थे वो लोग, आइदर jointly by the aggrieved person and the respondent, or owned or tenanted by either of them. या तो वो उनका खुद का घर था या फिर किराए का घर था, ठीक है, जिसके जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था. ऑलराइट, इट इज़ द प्लेस ऑफ द वायलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है. और द both jointly or singly have any right, title, interest or equity, and includes such a household which may belong to the joint family of which the respondent is a member.
हम लोग किसी जॉइंट फैमिली को भी हम लोग हाउस होल्ड में इंक्लूड कर सकते हैं अगर रिस्पोंडेंट जॉइंट फैमिली का मेंबर है तो, ठीक है, उस हाउस होल्ड को भी हम लोग शेयर्ड हाउस होल्ड में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है, irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has any right, title or interest in the shared household. तो shared household के ऊपर उनका कोई right, title या interest है कि नहीं, that is immaterial. हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि वो लोग साथ में रहते थे जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, और इसी को ही, साथ में रहने को ही हम लोग शेयर्ड बोलेंगे, ठीक है। वो उनका खुद का घर हो सकता है या तो किराए का घर हो सकता है, और अगर रिस्पोंडेंट जॉइंट फैमिली में रहता है तो उस जॉइंट फैमिली को भी हम लोग शेयर्ड हाउस होल्ड में ही इंक्लूड करेंगे, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू सबसेक्शन टी, दैट इज शेल्टर होम. Shelter home means any shelter home as may be notified by the state government to be a shelter home for the purposes of this act. तो इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी होम, शेल्टर होम को इस पर्टिकुलर एक्ट के पर्पस से शेल्टर होम नोटिफाई करता है तो उसको हम लोग शेल्टर होम बोलेंगे, ठीक है। शेल्टर होम हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज सारे डेफिनेशंस को कवर किया है हम लोगों ने, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जितने भी डेफिनेशंस थे वो हम लोगों ने आज कवर कर लिया है, ओके। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग चैप्टर 2 डोमेस्टिक वायलेंस, जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस का, हम लोग वो कवर करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 1 एंड 2 आज हम लोगों ने कवर किया है, दैट इज सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, एंड सेक्शन 2 दैट इज द डेफिनेशन पार्ट फ्रॉम 2A टिल 2T तक, ओके। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया है कि क्या दिया गया है इस एक्ट के तहत। इफ़ यू हैव एनी confusion regarding anything, then please feel free to share your views and your questions with us in the comment box below. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है then please like and share this video, and please do like, share and subscribe our channel for more such videos. And that will be all for today. Stay safe, stay at home, and thank you for watching this video. Bye bye.